अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल साया-ए-इश्क की एपिसोड 37, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं साया-ए-इश्क की एपिसोड 37 की तरफ। यूसुफ नीचे आया तो सबको नाश्ते के लिए इकट्ठा होते देखा। वो किचन की तरफ गया क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त रुमैसा किचन में होती थी। गुड मॉर्निंग भाभी, मुलाजमा के साथ ब्रेकफास्ट रेडी करती रुमैसा यूसुफ की आवाज़ पर उसकी तरफ देखने लगी। गुड मॉर्निंग, अंदलीब नहीं उठी? उसे अकेला देखकर रुमैसा पूछने लगी। नहीं, रेडी हो रही थी अभी। इनफैक्ट मैं भी इसीलिए आया था कि उसे जाकर देख लें, किसी मदद की ज़रूरत ना हो। शेल्फ पर उंगली से टैप करते वो बोला कि तभी नौरीन बेगम दाखिल हुई। हाँ रूमी बेटा, शादी के बाद आज पहली सुबह है, हिचकिचाहट भी हो रही होगी। आप ये छोड़ें और अंदलीब के पास जाएं। नौरीन बेगम ने रुमैसा को कहा, जो डिशेस निकाल रही थी। जी चची जान, उसने हाँ में सर हिलाया। आ सकती हूँ? रुमैसा ने पहले दरवाज़ा नॉक किया और फिर थोड़ा सा खोलकर झांकने के अंदाज में देखते हुए कहा, अरे अपिया आइए ना। रुमैसा की आवाज़ सुनते ही अंदलीब, जो दुपट्टा ठीक कर रही थी, फ़ौरन बोली, क्या हुआ, अभी रेडी नहीं हुई? अंदलीब ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी जब रुमैसा उसके करीब आते बोली, बस तैयार हूँ, चलें? अंदलीब ने हल्की सी मुस्कुराहट समेट कर कहा। ऐसे? रुमैसा शदीद हैरत लिए बोली। ऐसे क्या? उसके इस तरह बोलने पर अंदलीब परेशान होते पूछने लगी। रुमैसा उसकी मासूम सूरत पर हंसी। मेरी जान, अब आप पूरी तरह शादीशुदा हैं, एक अदद शौहर भी है आपका, जिसका एक अच्छा खासा ख़ानदान भी है, तो उनके सामने ऐसे जाओगी क्या? ये जो इतना कुछ लिया है, इसका क्या करना है? रुमैसा ने कहते हुए खुद ही ड्रेसिंग के ड्रॉ खोले। अंदलीब, नई नई शादी हुई है, तैयार है ना सीखो। रुमैसा ने उसे हल्के फुल्के मेकअप के मुतालिक बताया और किया भी। फाउंडेशन, लिप ग्लोस, मस्कारा वगैरह। अंदलीब को लगाने के बाद उसने उसके बाल खोलते ब्रश किया, उन्हें एक तरफ कंधों पर आगे किया। अपिया, इतना कुछ करते देखते अंदलीब बोल पड़ी। कुछ नहीं होता, रुमैसा ने कहा, और बिल्कुल हल्की फुल्की सी तैयारी में ही वो बहुत खूबसूरत लगने लग गई थी। रुमैसा ने उसके गिर्द लिपटे दुपट्टे को खोलते उसके कंधे पर डाला। ऐसे रेडी होते हैं, अब चलो, नाश्ते पर इंतज़ार हो रहा है। रुमैसा ने कहते उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकली। अंदलीब तो नीचे जाने से घबरा रही थी। पहले जितने दिन रही एक अलग हैसियत से रही थी, अब उसकी हैसियत बदल चुकी थी। अब वो इस घर की बहू थी और वाकई उसे इस हिसाब से चलना था। उसे खुद को उनके तौर तरीक़ों के हिसाब से एडजस्ट करना था। उसे यूसुफ के साथ चलने की कोशिश करना थी। बस अब यही दुआ थी कि उसकी ये हिम्मत ना टूटे। लाउंज के कॉर्नर पर फ़ोन सुनते यूसुफ की नज़र सीढ़ियों से उतरती अंदलीब पर पड़ी तो मानो पलटना भूल गई। शॉकिंग लंबी कमीज़ पहने, बालों को खुला छोड़े, शॉकिंग लिप ग्लोस लगाए वो कोई अप्सरा लग रही थी। ना जाने कितनी देर से वो महव होकर सामने अंदलीब को देखे जा रहा था। होश तो तब आया जब शहरयार कहते हुए पास से गुजरा। उसके हंसने पर यूसुफ ने उसे आंखें दिखाईं। माशाल्लाह, अंदलीब बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, बीजान ने उसे देखते हुए कहा, जिस पर उसने हल्का सा मुस्कुराने पर इक्तफा किया। अंदलीब अभी कुर्सी की बैग को पकड़ी खड़ी थी और बीजान की बात पे मुस्कुरा ही रही थी जब वो यूं ही पलटी, लेकिन यूसुफ को पीछे इतने करीब खड़े होते देखकर वो फ़ौरन सीधी हुई और उससे भी पहले मुस्कुराहट गायब हुई थी। नाश्ता कर लें, यूसुफ ने कहते हुए उसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी कुर्सी संभाली। वो दोनों एक साथ नज़दीक बैठे हुए थे। अंदलीब के लिए एक एक निवाला हलक में उतारना मुश्किल हो रहा था। यूसुफ अपने मतलूबा फ्लोर पर आते बाहर निकला और कोट का दरमियानी बटन खोलते वो बड़ी रवानी से चलता जा रहा था। वो इस वक्त अपने डैड के ऑफिस में था। उसने दरवाज़ा नॉक करते खोला जब उसे सामने सिकंदर साहब बैठे नजर आए। आपने बुलाया था डैड? उनके सामने वाली कुर्सी को संभालते वो इस्तफसार करने लगा। हाँ बुलाया था, और बहुत अहम काम के लिए बुलाया है। वो फाइल्स बंद करते पूरी उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जी कहिए, यूसुफ हमतन गोश था।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर अब खड़े हो जाओ, बिजनेस में आओ, सिकंदर साहब ने कहा। तो डैड, हूँ तो सही बिजनेस में, ऑफिस भी आता हूँ। युजार सिर्फ हैरान होते पूछने लगा। ऐसे नहीं, तुम अब मेरे अंडर नहीं रहोगे, अपना अलग बिजनेस, अगली ब्रांच खड़ी करोगे। जैसे तुम्हारा भाई अहमद, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है युजार सिर्फ, और यहाँ शादी से पहले तक ही छूट दी जाती है। तुम्हारे पे अब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, इसीलिए संजीदगी से हर काम करो, बिजनेस मीटिंग्स खुद अटेंड करो। वैसे भी तजर्बा तो तुम्हें है ही, फिर अपना अलग बिजनेस खड़ा करने में क्या कबाहत। मैं पेपर्स रेडी करवा दूंगा जिसमें तुम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के मालिक बनोगे। जिस दिन उसका निकाह हुआ था वो उसी दिन से इस मुतालिक सोच रहे थे और आज उन्होंने उससे इस मुतालिक बात भी कर ली थी। जी, मैं सोचता हूँ इस बारे में, युजार सिर्फ ने सर हिलाया। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी माँ के साथ ताल्लुकात को दोबारा बहाल कर लिया है। उस दिन से वो बहुत खुश हैं। वो ये कहे बगैर ना रह सके, जबकि वो मुस्कुरा दिया। रात हो चुकी थी और वो कब से बेड पर लेटी एक ही जाविये पर नज़रें जमाए हुई थी। उसकी नज़रों का महवर कमरे की छत थी। वो बहुत गौर से देख रही थी, न जाने सिर्फ आंखों से देख रही थी और दिमाग कहीं और गुम था। वो इतनी महफ थी कि उसे कमरे में किसी के आने का एहसास भी ना हुआ। युजार सिर्फ कमरे का दरवाज़ा बंद करते कलाई से घड़ी उतारने लगा और साथ उसे भी देख रहा था जो कब से छत को देखने में मसरूफ़ थी। अनलीप, घड़ी साइड टेबल पर रखते वो पुकार बैठा। अनलीप ने चौंक कर देखा। आप कब आए? अनलीप उठ कर बैठी और दुपट्टा सीधा करते पूछने लगी। तभी जब आप ऊपर देखने में मसरूफ़ थीं। कभी ऐसे हमें भी देख लिया करें। उसकी बात पर अनलीप ने हड़बड़ा कर युजार सिर्फ की नज़रों में देखा, लेकिन 2 सेकंड से ज़्यादा ना देख सकी, इसीलिए इधर उधर देखने लगी। आज का दिन कैसे गुजरा? बेड पर दूसरी जानिब जगह बनाते युजार सिर्फ ने बैठते पूछा। कुछ ख़ास नहीं। बालों को कानों के पीछे करती वो घबरा कर बोली। था तो सच ही, उसका सारा दिन फजूल गुजरा था। ऐसे ही बोर होते। शहरियार नूर कॉलेज गए थे और उमैसा काम के सिलसिले में बैंक। वो जॉब छोड़ रही थी। सारा दिन कुछ करने को तो था नहीं, इसीलिए वो अभी यूं ही छत को घूरने में मसरूफ़ थे। इज़ार से अपने शर्ट के बाजू ऊपर किए। वो देख रहा था कि वो ज़्यादातर चुप ही रहती थी और उसके सामने तो उसकी बोलती बिल्कुल ही बंद हो जाती थी। वो उससे खुलकर बात नहीं करती थी, बल्कि 2 लफ्ज़ बोलते वक्त उसे काफ़ी हिचकिचाना पड़ता था। युजासिफ को सबसे पहले उसका डर दूर करना था। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा। पीछे अंधलीप इधर उधर देखने लगी। जब कोई काम ना मिला तो दीवार गिर खिड़की की जानिब बढ़ी। खिड़की पर गिरे पर्दों को एक जानिब किया तो खिड़की के साफ शीशे से बाहर का मंजर बिल्कुल साफ नज़र आने लगा। वहाँ से होते वो बालकनी में आई, अपने हाथ रीलिंग पर रखे और सामने दूर आसमान को तकते कुछ खोजने लगी। साफ आसमान पर चमकते सितारे उसे बहुत भले लगे और आधे चांद को देखते हुए उसके एहसासात कुछ और हो गए। वो चांद हमेशा क्यों उदास रहता था, उसकी तरह, जैसे कोई उसको सुनने वाला ना हो। उसके पास सितारे थे, सैयारे थे, कहकशाएं थीं, इतना बड़ा आसमान था, सारे उसके अपने थे। उस चांद की अपनी एक अलग दुनिया थी और ख़ुद अंधलीप के पास क्या था? इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी तो उसका अपना ना था। कभी कभार उसे लगता था कि उसका वजूद इस दुनिया के लिए नहीं बना। वो यहाँ के रहने वालों से मुताबिकत नहीं रखती थी। उसे तो चांद पर होना चाहिए था, जहाँ वो अकेली होती, कोई उसको जानने वाला ना होता। उसे एहसास हुआ कि पीछे से युजार सिर्फ आकर उसके बराबर खड़ा हुआ है। उसने देखा नहीं। क्या देख रही हैं? वो पूछ रहा था। चांद को, अनलीप ने हौले से जवाब दिया, लेकिन युजार सिर्फ को देखने की हिम्मत ना की। आप जानते हैं कि वो चांद आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। युजार से मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखते बोला। खूबसूरती का मालूम नहीं, लेकिन दागदार बिल्कुल मेरी तरह है। अंधलीप के कहने पर युजार सिर्फ की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो अपने आप को क्यों दागदार या कमतर समझती थी। इधर देखें,
یوزارسف نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی اور وہ اس کی طرف دیکھنے بھی لگی۔ یوزارسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے نزدیک کیا۔ وہ ہوگا داغدار چاند، کیونکہ وہ زمین کے آسمان کا چاند ہے، لیکن آپ میری چاہت کے آسمان کا ایک بے داغ چاند ہیں۔ انلیب یوزارسف کے بولے ہوئے الفاظوں پر غور کرنے لگی، یا پھر شاید یقین کرنے کی کوشش۔ انلیب کا یوں اس کی طرف دیکھنا یوزارسف کو بہت اچھا لگا، اسی لیے آگے جھک کر یوزارسف نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ انلیب نے آنکھیں بند کرتے ہاتھوں کو بند کیا۔ انلیب کے ہاتھ یوزارسف کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں پر دباؤ محسوس کر سکتا تھا۔ انلیب سانس روکے ہوئے تھی، دل الگ زور و شور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ یوزارسف پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ اس کے ماتھے سے اپنا سر ٹکائے کھڑا رہا۔ آئی وانٹ یو، یوزارسف کے کہنے پر انلیب آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اپنی اور آپ کی راہیں ملانا چاہتا ہوں، اس طرح کہ میں آپ کے لیے کافی ہوں اور آپ میرے لیے۔ اپنے رشتے میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں چاہتا میں۔ کیا میرا ساتھ دیں گی آپ؟ کیا میری ہو کر مجھے یہ شرف بخشیں گی کہ میں اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کروں کہ میں نے جو چاہا وہ مجھے پورے حق سے ملا ہے، پوری رضامندی سے؟ بتائیں انلیب۔ جو یوزارسف بول رہا تھا تو انلیب کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یوزارسف کے ساتھ رشتہ قائم کرنا واقعی اس کے لیے مشکل تھا، لیکن وہ منع کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس نے سب کے سامنے اسے اپنایا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، پھر کیسے وہ اپنا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہ رکھتی؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ اس لمحے اس نے یہ جانا تھا کہ وہ یوزارسف کو ملے۔ یوزارسف کی خوش نصیبی نہیں تھی، بلکہ انلیب کی خوش نصیبی تھی کہ یوزارسف اسے ملا۔ یوزارسف اس کے جواب کا منتظر تھا۔ انلیب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کے ہونٹ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ جب کچھ نہ بنا تو اپنا سر یوزارسف کے سینے پر ٹکا گئی۔ یوزارسف نے حیرت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ کر اپنا چہرہ چھپا گئی۔ یوزارسف نے دونوں بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے اپنے حصار میں لیا اور اپنے ہونے کا مان بخشا۔ اس سمے انہیں دیکھ کر تو چاند بھی مسکرا پڑا تھا۔ انلیب وہ سوئی ہوئی تھی جب بہت قریب سے اسے آواز سنائی دی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ خواب میں ہے، لیکن انلیب صبح کب کی ہو چکی ہے؟ لیکن یوزارسف کی دوبارہ آواز سنائی دی جب اس نے آہستگی سے آنکھیں وا کیں۔ وہ ادھ کھلی آنکھیں، وہ بند ہونٹ، وہ چہرے پر اس کی قربت کا غلال، خوبصورت تراش خراش لیے چہرے پر بکھرے بال۔ ایسی حسین و جمیل صبح کی خواہش ہی تو یوزارسف نے کی تھی۔ وہ یہ منظر ہر صبح دیکھ سکتا تھا، بلکہ ہر صبح دیکھنا چاہتا تھا۔ یوزارسف کی نظروں کی تپش اسے پگھلا رہی تھی، اسی لیے وہ کمفرٹر میں اپنا منہ چھپا گئی۔ یوزارسف نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ مت دیکھیں، وہ یوزارسف کے دیکھنے سے کافی نروس ہو رہی تھی، اسی لیے بول پڑی۔ اوکے، نہیں دیکھتا، لیکن اٹھے، ناشتے کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ یوزارسف اٹھتے ہوئے بولا اور اٹھتے وقت بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا نہ بھولا۔ اس کے جانے کے بعد انلیب اٹھی اور بالوں کو کیچر میں قید کیا۔ وہ حقیقت کو قبول کرنے لگی تھی، بس اب دوبارہ وہ کسی ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ارے انلیب، تم؟ رمیسا انلیب کو یوں کچن میں دیکھ کر خوشگوار حیرت لیے بولی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، رمیسا مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو اس کی باتیں سنانے کا کچھ تو فائدہ ہوا کہ آج وہ خود ہلکی پھلکی تیاری میں نئی دلہن لگ رہی تھی۔ وہ کچھ مدد کروا دوں؟ انلیب کو معلوم تھا کہ رمیسا اسے یہیں ملے گی، اسی لیے کچن میں اس کے پاس آ گئی۔ ارے نہیں میری جان، سب کچھ ہو گیا ہے، اور ویسے بھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، رمیسا نے کہتے ہوئے کیبن کھولا اور اس میں سے برتن نکالنے لگی۔ رمیسا بی بی، وہ احمد صاحب نے آپ کو بلوانے کا پیغام بھیجا ہے، پروین کچن میں داخل ہوتے بولی اور وہاں سے برتن لے جانے لگی جو اس نے باہر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے تھے۔ ان کی ساری چیزیں سامنے رکھ کر آئی تھی، پھر بھی نہ جانے کیا چھوٹ گیا۔ رمیسا چولہے کو میڈیم فلیم پر کرتے بولی۔ انلیب
बस इसमें ही चम्मच चलाती जाना। मैं सिर्फ 2 मिनटों में वापस आई। रुमैसा अंदीप को मुखातिब करते हुए बोली, जो सर हाँ में हिला गई। रुमैसा के जाने के बाद अंदीप उसके कहे के मुताबिक करने लगी। वो कोई स्वीट डिश थी। रुमैसा बेटा अभी तक तैयार? मरियम बेगम अपने ध्यान में अंदर आते हुए बोली, लेकिन सामने अंदीप को देखकर चुप हो गईं। उन्हें तो यहाँ रुमैसा की मौजूदगी का ही गुमान था। परवीन, पहले स्वीट डिश बाउल में निकाल लो ताकि नाश्ते के एंड तक ठंडी हो जाए। परवीन, जो बाकी सामान लेने आई थी, मरियम बेगम के हुक्म पर वैसा ही करने लगी। वो तो चली गई, लेकिन अंदीप वहीं खड़ी रह गई। कुछ उससे छुपा हुआ तो नहीं था। वो नोट कर रही थी कि मरियम बेगम का सलूक उसके साथ कैसा था। वो उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब से उसका निकाह युजारसिफ के साथ हुआ था, उन्होंने उसे भुलाना तक छोड़ दिया था। साफ नज़र आता था कि उन्हें वो अपने बेटे के लिए पसंद नहीं थी। निकाह से पहले वो उसका जितना किया करती थीं, निकाह के बाद उनका बर्ताव उतना ही अलग था। अंदीप, नाश्ते के लिए नहीं जाना? रुमैसा की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों से निकली और उसके साथ चल पड़ी। मरियम बेगम कमरे में आती इधर उधर टहलने लगी। सिकंदर साहब सामने तैयार हो रहे थे, लेकिन वो नोट किए बगैर ना रह सके। क्या बात है, परेशान लग रही हैं? उन्होंने सफसार किया। परेशान? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो एक जगह रुकते बोली। लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने वजह जानना चाहिए। वजह वही है जिससे आपके बेटे ने शादी कर रखी है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसे कबूल नहीं कर पा रही। वो मेरे बेटे के काबिल नहीं है। किसी तरह उससे मैच नहीं करती। मालूम नहीं युजारसिफ को क्या पड़ी थी उससे निकाह करने की। इतने अरमान थे उसकी शादी के, लेकिन सब धरे का धरा रह गए। उन्हें जब कुछ ना सूझी तो बेड पर बैठते अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। आप अपने जहन से इन मनफी सोचों को निकाल दें तो सब ठीक लगने लग जाएगा आपको। आप ये भी देखें कि वो आपके बेटे की बीवी है। ये देखें कि युजारसिफ अंदीप के साथ खुश है। इसके बाद से आपके और युजारसिफ के ताल्लुकात खुशगवार हो गए हैं। उन्होंने अपनी शरीक हयात को समझाना चाहा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये सब ऐसे नहीं चाहती थी। मेरा दिल ही अंदर से खुश नहीं हो रहा। मरियम बेगम ने उनसे कहते हुए अपना हाथ सर पर रखा। सिकंदर साहब ने मज़ीद कुछ ना कहा, क्योंकि जानते थे कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी बाकी है। बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।